ऐसे इलेक्शन के दौरान ही ज़्यादातर हर राज्य में अलग अलग तरह की, मतलब चाहे धर्म हुआ चाहे भाषा हुआ, कुछ चीज़ें उठ कर आ जाती हैं। इस बार बंगाल में एक मतलब भाषा के लेकर के भाषाई लड़ाई शुरू होगी। इस पे अपना मतलब क्या कारण है कि मतलब अचानक हिंदी भाषी बांग्ला बोलना पड़ेगा, इस तरह का बात? देखिए, ये क्या जो भी सरकार होती है किसी राज्य में जी, उस राज्य की जो बुनियादी समस्याएं होती हैं, कुछ सरकारें ऐसी होती हैं जो उन बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाती हैं। उन्हें ये डर हमेशा सताते रहता है कि चुनाव के समय वो समस्याएं मुंह बाई खड़ी रहेंगी, लोग प्रश्न पूछेंगे। जैसे बंगाल को लें तो बेरोजगारी एक बड़ी बड़ी समस्या है। अब चुनाव आ गया है, बेरोजगार युवक युवती तो पूछेंगे ना कि आपने मुझे रोजगार क्यों नहीं दिया। रास्ते का हालत देख लीजिए, पूरे बंगाल में रास्ते का हालत खराब है। लोग अपने घरों से निकलकर गड्ढों में गिर रहे हैं। वो तो पूछेंगे ना कि हमारे टैक्स के पैसे का क्या हुआ, ये रास्ते की स्थिति ऐसी क्यों है। महिलाओं की सुरक्षा देख लीजिए, गांव से लेकर शहर तक कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हो। आरजी कर में जो घटनाएं घटी वो, या आए दिन इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, वही अवस्था है। विद्यालय बंद हो रहे हैं, छात्रों की संख्या कम रही है क्योंकि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। स्वास्थ्य की व्यवस्था आप देख ही रहे हैं कि हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में जानवर तक वहां घुस जा रहे हैं। ये जो सारे समस्याएं हैं, इसका जवाब तो यहाँ के शासक दल को देना पड़ेगा। अब इन समस्याओं से बचने के लिए कुछ कृत्रिम एक वैमनस्य का वातावरण सरकार बना रही है। हिंदी भाषी बांग्ला भाषी में विभाजन करके, चूंकि ये बंगाल है, यहाँ बहुसंख्यक बांग्ला भाषी लोग हैं, उनके मन में हिंदी भाषी लोगों के प्रति कटुता भर के एक शत्रु बना के, और उसके बाद ये दिखाना कि उस शत्रु से लड़ने के लिए तुम मुझे वोट दो। बहुसंख्यक बंगालियों का वोट लेने का एक प्रयास यहाँ की सरकार कर रही है। लेकिन ये लोग भूल गए हैं कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये बंगाल तृणमूल कांग्रेस का बंगाल नहीं है। ये बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल है, जिन्होंने कभी बांग्ला भाषी हिंदी भाषी का विभाजन नहीं किया। ये विभाजन नजरुल का बंगाल है। ये बंगाल शरद चंद्र का बंगाल है। ये बंगाल बंकिम चंद्र का बंगाल है। ये बंगाल जीवानंद दास का बंगाल है। ये बंगाल बिमल मित्रों का बंगाल है, जिन लोगों ने कभी बांग्ला भाषी हिंदी भाषी के नाम पर विभाजन नहीं किया। तो बंगाल की मिट्टी में भाषा के नाम पर विद्वेष द्वेष फैलाने को यहाँ के लोग पसंद नहीं करते हैं। बहुसंख्यक लोग पसंद नहीं करते हैं। कुछ शरारती लोग हैं, उन्हीं शरारती लोगों को सामने लाकर यहाँ का जो शासक दल है वो उन्हें अपना सपोर्ट देके एक कृत्रिम शत्रु बनाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये विफल हो जाएगा, क्योंकि आप जहाँ देखिए, आप ठेकुआ हर बांग्ला भाषी के घर में पहुंच चुका है। छठ के घाट में जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि बांग्ला भाषी माताएं भी नहा धो के और फीचा हुआ साड़ी पहन के छठ घाट में खड़ी रहती हैं। खड़ी नहीं रहती है, केवल अर्घ देने के बाद प्रसाद के लिए अपना आंचल फैला देती हैं। दुर्गा पूजा में आप देखेंगे कि जो बांग्ला भाषी माताएं रहती हैं, वो हिंदी भाषी बच्चों को भी बुलाकर अपने घर में प्रसाद खिलाती है, लड्डू खिलाती हैं, आशीर्वाद देती हैं। दीपोत्तरणी का एक त्योहार होता है, बौद्ध जिसको कहते हैं, बांग्ला भाषियों घर में होता है, संतान की रक्षा के लिए होता है। जब बांग्ला भाषी माताएं जब अपने भाई बेटों के हाथ में ये धागा बांधती है, तो उस इलाके में रहने वाले जो हिंदी भाषी बच्चे हैं, उन्हें भी अपने घरों में मिलाकर उनका हाथ में ये धागा बांधती है कि तुम भी स्वस्थ रहो। राखी में बांग्ला भाषी भाई हिंदी भाषी बहनों से राखी बनवा रहे हैं, तो भाई फोटा में हिंदी भाषी भाई भी बांग्ला भाषी बहनों से फोटा ले रहे हैं। ये संस्कृति है बंगाल की। इस संस्कृति को तृणमूल कांग्रेस तोड़ के कृत्रिम कटुता लाने का प्रयास तो कर रही है, लेकिन इसमें उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। जी। अभी हाल ही में एक और प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी हैं, उनके माँ को लेकर, मतलब अभी थोड़ा सा बंगाली स्टेट से थोड़ा सा ये मैं जा रहा हूँ कि
प्रधानमंत्री हमारे हैं जो अब राष्ट्र का प्रतिनिधि कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे ही है, तो उनके माँ के लेकर जो बिहार में अभी जो घटना घटी है वो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? अब मैंने कहा ना कि जिन जो कुछ ऐसे लोग राजनीति में कुछ ऐसे लोग आ चुके हैं जिन्हें राजनीति का ज्ञान नहीं है, मुद्दों का ज्ञान नहीं है, चुनाव किन मुद्दों पर होना चाहिए उन्हें मालूम नहीं है, तो उनके दिमाग में जो आता है, उनके दिमाग में खुरापात ही भरा हुआ है, उनके दिमाग में गलत चीजें ही भरी हुई हैं, तो उसका वही निकलता है उनके दिमाग से। उनके दिमाग में जो चलता है यही चलता है। जैसे मोहल्ले में होता है ना कि दो शरारती लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो कोई किसी की माँ को गाली दे रहा है, कोई किसी की बहन को गाली दे रहा है। अब वही शरारती लोग जब राजनीति में आ जाए तो वही करेंगे, किसी की माँ को गाली देंगे, किसी की बहन को गाली देंगे। ये हुआ है कि हमारे राजनीति का जो परिवेश है उस परिवेश में कुछ शरारती लोग आ गए हैं, और इन शरारती लोगों को गणतांत्रिक ढंग से राजनीतिक परिवेश से हमें बाहर निकालना पड़ेगा, तभी इन चीजों से हमें मुक्ति मिलेगी। तृणमूल कांग्रेस में जब पीके यानी प्रशांत किशोर का जब एंट्री हुआ तो देखे होंगे कि हिंदी भाषी ये भाषी अलग अलग चीज़ें थी, लेकिन उनके आने के बाद उन्होंने एक हिंदी प्रकोष्ठ बनाया। हिंदी प्रकोष्ठ बनाने के बाद कई हिंदी भाषी लोग जो वो नेता बने, काउंसिलर बने। तो इस तरह का भाजपा में क्यों नहीं है कि मतलब इस तरह के कोई प्रकोष्ठ? नहीं, प्रकोष्ठ की जरूरत क्या है? आप मान लीजिए 3 भाई हैं आपके, कई ऐसे उभर कर देता है एक परिवार में 3 भाई हैं। अब उसमें एक भाई को यदि कहा जाए कि ये मेरा भाई है, यदि जो सचमुच भाई है, सहोदर भाई है, उसको अलग से इस पहचान की जरूरत नहीं है कि ये मेरा सहोदर भाई है। तो इसी तरह भाजपा ये समझती है कि भारत के सारे लोग, हिंदी भाषी हो, बांग्ला भाषी हो, उड़िया हो, संथाली हो, जो लोग हो, हर भाषा को बोलने वाले लोग, हम सारे लोग भाई हैं। अलग से भाषा के आधार पर प्रकोष्ठ बनाने का मतलब है भाई से भाई को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। उससे तो एक फायदा भी तो होगा, अगर मान लीजिए हिंदी भाषी प्रकोष्ठ जो बनाई है तो कम से कम एक दौर था कि टीएमसी में हिंदी भाषी नेता थे, पर प्रकोष्ठ बनाने के बाद एक सॉर्ट आउट हो गया कि मतलब हाँ इस इलाके में ये लोग हैं हिंदी भाषी। नहीं, हम बताएं, मैं आपसे विनम्र ढंग से पूछना चाहता हूं, तो प्रशांत किशोर की देना की जो स्ट्रेटेजी बनाया गया कि मैं आपके माध्यम से तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि राजनीति में किसी भी व्यक्ति को केवल किसी एक विशेष भाषा के लोगों के बारे में सोचना चाहिए क्या? कोई राजनेता ऐसा हो सकता है क्या कि मैं केवल हिंदी में जो बात करते हैं उनके बारे में सोचूंगा, बांग्ला के बारे में नहीं सोचूंगा, जो बांग्ला में बात करते हैं मैं उनके बारे में सोचूंगा, हिंदी वालों के बारे में नहीं सोचता हूं। भाषा के आधार बिल्कुल इसका कोई महत्व ही नहीं है। भाषा के आधार पर राजनेता जो होता है उसे राजधर्म पालन करना होता है, और राजधर्म ये होता है कि उनके अंदर जो भी जनता उनको चुनकर भेजती है सारे लोगों का काम करना है। उसके अंदर आपके दिमाग में यदि पहले से ही बैठा हो कि मैं तो केवल हिंदी भाषी का नेता हूं, तो आप बांग्ला भाषियों के साथ अन्याय करेंगे। आपके दिमाग में यदि बैठा हो कि मैं बांग्ला भाषी नेता हूं, तो आप हिंदी भाषियों से अन्याय करेंगे। लोगों के दिमाग, राजनेताओं के दिमाग में हिंदी, बांग्ला, उर्दू इस तरह का विभाजन नहीं होना चाहिए। आजकल तो उन्हीं आप जो बोल रहे हैं ठीक है, नेता मैंने सबका, लेकिन आज प्रशांत किशोर के स्ट्रेटेजी की वजह से ही ममता को इतनी ख्याति प्राप्त हुई। आज 2-2 बार 3-3 बार सीएम जो बन बैठी है। देखिए, हर प्रश्न का उत्तर साथ ही साथ नहीं मिलता। कभी कभी कुछ लगता है कि ये चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन बाद में 2, 4, 5 साल बाद आपको पता चलता है कि ये चीजें तो ठीक नहीं है। हम भी किसी को अचानक दारू पीने की लत लग गई, तो जब दारू पीता है 2, 4, 5 साल उसे बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा लगा, मुझे दारू पीने में बड़ा आनंद आ रहा है। जब डॉक्टर बताता है 5 साल बाद कि आपका लीवर तो खत्म हो चुका है, अब आप मरने वाले हैं, तब वो व्यक्ति अफसोस करता है कि मैंने दारू पीना क्यों प्रारंभ किया। तब वो उस दोस्त को गाली देता है जिसने उसे दारू पीने की लत लगाई। तो ये प्रशांत किशोर ने जो बुद्धि दिया या जो फॉर्मूला दिया, उससे सामयिक आपको चुनाव में लाभ मिल सकता है, लेकिन समाज के लिए यह हानिकारक है। और भारतीय जनता पार्टी केवल चुनावी लाभ के लिए समाज में विभाजन कर दे और समाज को भाषा के आधार पर बांट दे, इस दर्शन में विश्वास नहीं करते। हम सत्ता में आज हैं, नहीं आए हैं, आने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन हम जब आएंगे तो सारे लोगों के लिए सोचते हुए ही आएंगे। भाषा के आधार पर ऐसे हथकंडे अपनाकर सत्ता में आने का कोई मतलब नहीं है। मीडिया में जब मतलब इलेक्शन आए, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा के भी हो, अब आने वाले विधानसभा का इलेक्शन भी है, सरगर्मी मीडिया में चारों तरफ तेज हो रही है मीडिया में, तो कहीं ना कहीं भाजपा मीडिया में दिखता है कि सत्ता में आ जाएगा, पर लास्ट में
मतलब क्या टाइट फिक्स हो जाता है, कहीं ना कहीं टीएमसी ही हावी हो जाती है। इसका क्या कारण है? मतलब ये क्या केंद्रीय नेतृत्व बल का है या पश्चिम बंगाल का नेतृत्व बल का है कि भाजपा कहीं ना कहीं बंगाल पर अपना अधिकार नहीं जमा पा रही है? देखिए, भाजपा ने, जबकि भाजपा के 3 विधायक थे 2021 में 3 से 77 हुए। इसे यदि आप कहें कि टाई फीस होना, यदि आप कहें तो मैं क्या कह सकता हूँ? सत्ता में तो कहीं ना कहीं सत्ता में, देखिए, सत्ता में आने के लिए शीर्ष पर पहुंचने के लिए 4-5 सीढ़ियों से चलना पड़ता है। कूद कर सत्ता में पहुंचने की स्थिति में हम नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर खाता खोला 3 सीटों से, उसके बाद 77 में आई। इस बार हम लोग आएंगे, ऐसा नहीं है कि हम, और भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता में आने के लिए सत्ता में नहीं आना चाहती। भारतीय जनता पार्टी एक दर्शन को लेके, एक सोच को लेकर आगे बढ़ती है। उस सोच का प्रचार प्रसार करना, उस दर्शन से लोगों को जोड़ना, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल लक्ष्य है। हम यहाँ सत्ता में आ जाएं, लेकिन जिस सोच के में भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है, उस सोच में बंगाल के लोगों का विश्वास यदि नहीं दिला पाते हैं तो फिर आने का कोई मतलब नहीं रहता। कहने का मतलब अभी भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में संघर्ष रहेगा। संघर्ष अभी जो स्थिति है, इतने दिनों तक हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने जो अथक परिश्रम किया, उसका परिणाम आप देख रहे होंगे कि बंगाल की जनता को अब ये लगने लगा है कि काश 2021 में हम भाजपा को लाए होते तो आज ये स्थिति नहीं होती। आज एक के बाद एक मंत्री जेल में जा रहे हैं, कोई खुश नहीं है, अपराधियों का बोलबाला हो गया है, चारों तरफ करप्शन है, अजीब स्थिति हो गई है बंगाल की। कोई भी सेफ नहीं। आप बताइए, नहीं कोई भी बड़ा जो इन्वेस्टर है वो बंगाल में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है? पहले से जो लोग बंगाल में व्यवसाय करते थे, उनको जब नया इन्वेस्टमेंट है तो वो दूसरे राज्यों में चले, आसाम में ले जाकर लोग फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, लेकिन बंगाल में नहीं। उत्तराखंड में बहुत से मेरे व्यवसायी मित्र हैं जो कहते हैं कि नया कुछ करना है तो मैं उत्तराखंड जा रहा हूं। तो बंगाल से लोग पलायन कर रहे हैं, व्यवसायी उत्तराखंड चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वो परिवेश, जिस परिवेश में वो इन्वेस्टमेंट कर पाते, जिससे कि सर्वांगीण विकास होता बंगाल का, वो परिवेश यहाँ की सरकार नहीं दे पाई है। 2026 में अब बंगाल के मेजोरिटी लोग ये महसूस कर रहे हैं कि 2026 में परिवर्तन होना चाहिए, तभी बंगाल, वो पुराना बंगाल, जो गौरवशाली बंगाल, जो पूरे देश को रास्ता दिखाता था, उस बंगाल की खोई हुई गरिमा को पुनः हम वापस ला पाएंगे। एक अभी हाल में हिंदू में, द हिंदू पेपर में एक खबर छपी। अब खबर क्या चाहिए, आंकड़ा भी आया हुआ है कि बंगाल तो ऐसे पढ़े लिखों का, शिक्षितों का शहर रहा है, लेकिन विवाह मामले में 18 से कम उम्र के लड़कियों का विवाह मतलब बहुत ज्यादा इधर हुआ है। नाबालिग लड़कियों का। जी, एक सर्वे हुआ है, ये सर्वे में हर बार ये रिपोर्ट आता है, उसमें बंगाल में दिखाया गया है कि पूरे देश में जो 18 साल से कम बच्चियों के शादी का जो रेशियो है, उससे बहुत 7 पॉइंट कुछ यहाँ पर ये आया है। और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये जो एक बाहर में हवा बनाया जाता है, कन्याश्री, रूपोश्री, बच्चियों के लिए हम काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये फेल कर गया है। ये केवल दिखावा है, इससे बच्चियों का कुछ भला नहीं हो रहा है। 500 रुपया दे के बच्चियों का कुछ भला हो नहीं रहा है, दिखावा ज्यादा। बंगाल में बच्चियों के कल्याण के लिए हम काम कर रहे हैं, ये दिखावा ज्यादा है, काम कम है। कहीं ना कहीं जिस माता पिता को लगेगा कि मैं अपनी बेटी, मेरी बेटी पढ़ाई लिखाई करके अपने पैरों पर खड़ा हो सकती है, वो उसके विवाह के लिए ज्यादा उतावला नहीं होगा। जब उसे लग रहा है कि नहीं, मेरी बेटी पढ़ के भी बंगाल में कुछ होने वाला नहीं है, तो सोचता है कि चलो शादी इसकी कर देते हैं इसकी, तो 18 से पहले और इसको शादी हो गया। ये मेरे ख्याल से बंगाल सरकार को इसे थोड़ा दूसरे ढंग से देखना चाहिए, राजनीतिक रूप से इसे नहीं सोचना चाहिए। इसके पीछे जो कारण है, जो माता पिता अपनी बेटी का विवाह 18 से पहले कर दे रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, किस परिस्थिति में वो ये ऐसा कर रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करना चाहिए और उसके बाद जो सही समाधान है उसे समाधान को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अभी एक मूवी का स्क्रीनिंग भी हुआ है, बंगाल फाइल जिसको बोलते हैं, कहीं ना कहीं वो विवादों में है और बंगाल में उसको एंट्री भी नहीं मिल पाई है। तो इस पर आप कुछ देखिए, जब इस मूवी तो मूवी होता है, मैं वही कहता हूं कि जिन लोगों ने ये फिल्म बनाई उनका कहना है कि कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हैं अतीत में जो बंगाल में घटी थी, उस घटनाओं को लेकर ये फिल्म बनाया गया। जिस समय की घटनाओं का उल्लेख इस फिल्म में किया गया है, उस समय तृणमूल कांग्रेस का जन्म भी नहीं हुआ था। तो फिर अचानक इसे रोकने का प्रयास क्यों? यदि
और इस फिल्म को ग्रहण करना है कि इसका परित्याग करना है, ये आजादी तो जनता को होनी चाहिए ना, जिसे देखना, ये इसका स्क्रीनिंग बंद नहीं करना चाहिए किसी भी राज्य में। लोगों को देखने का मौका दे, जिसको अच्छा लगेगा वो फिल्म को देखेगा, जिससे अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं देखेगा, जिसको उन बातों फिल्म में दिखाई गई बातों पर जिनको विश्वास होगा वो विश्वास करेंगे, जो जिनको विश्वास नहीं होगा अविश्वास करेंगे। लेकिन लोकतंत्र का यही ना तकाजा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप खुली, ये आजादी तो कम से कम होनी चाहिए ना। आप रोक कर रखेंगे, आप रोक कर रखेंगे, इसका मतलब है जब आप इसको अपनी शक्ति को लगाकर, राज्य की शक्ति को लगाकर, राष्ट्र की शक्ति को लगाकर, अपनी प्रशासनिक शक्ति को लगाकर इसको रोकने का प्रयास करते हैं, तो लोगों के मन में यह संदेह होता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। ये रोकने के पीछे एक कोई राजनीतिक स्टंट हो कि मतलब, हाँ देखिए कहीं ना कहीं ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि इसमें मुस्लिम भाइयों के खिलाफ कुछ दिखाया गया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आप परोक्ष रूप से सोचेंगे ना तो मुस्लिम भाइयों के खिलाफ भी ये सरकारी नीति है। क्योंकि देखिए उसमें जो दिखाया गया है, जिन मुस्लिम भाइयों के बारे में दिखाया गया है वो पाकिस्तान के समर्थक थे। भारत में कौन रहता है? भारत में वो मुस्लिम भाई रहते हैं जो भारत को प्यार करते हैं। तो जो भारत को प्यार करने वाले मुस्लिम भाइयों को इससे क्या आपत्ति हो सकती है? वो तो पाकिस्तान को जो प्यार करते थे वो मुस्लिम लोग हैं और जिन्ना के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं इस फिल्म को रोक कर ऐसा दिखाया जा रहा है कि अभी भी जो लोग हैं, बंगाल के लोग जो है मुस्लिम भाई हैं, वो शायद जिन्ना के समर्थक। ऐसा नहीं है। हम लोगों ने देखा ऑपरेशन सिंदूर के समय, हम लोगों ने देखा पहलगाम में जब घटना घटी, हम लोगों ने देखा कि करोड़ों भारत के मुसलमानों ने देश के पक्ष में आवाज उठाया, पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाया। तो क्या किसी मुस्लिम भाई ने तो नहीं कहा कि ये फिल्म बंद कीजिए? किसी मुस्लिम भाई ने तो नहीं कहा कि हाँ डायरेक्ट किलिंग डे, डायरेक्ट एक्शन डे पर जो घटना घटी थी हम उसका समर्थन करते हैं। तो जबरदस्ती इन मुस्लिम भाइयों का ब्रांडिंग जिन्ना समर्थक के रूप में कर देना, ये कहीं ना कहीं हमारे मुस्लिम भाइयों का भी अपमान है। अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर का एक जिक्र किया, तो ऑपरेशन सिंदूर काफ़ी भी अच्छा रहा अपना देश के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उस समय प्रधानमंत्री या केंद्र से एक मैसेज आया था कि हम लोग पाकिस्तान से कभी मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन सिंदूर की घटना घट गई, जो भी हुआ, अब एशिया कप आया और भारत पाकिस्तान एक साथ मैच खेल रहा, तो कहीं ना कहीं केंद्र का एक फेल्योर नहीं है कि जो उस समय दिया कि नहीं खेलेंगे? देखिए बहुत से निर्णय होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर निर्णय लेने पड़ते हैं, और ये भारत पाकिस्तान के बीच मैच होना ये अलग बात है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई खेल हो रहा है उसमें पाकिस्तान के भी हिस्सेदारी है और हमारी भी हिस्सेदारी है, और उस हिस्सेदारी के कारण एक मैच आपस में हो गया, ये अलग बात है। इसको एक साथ देखना ठीक। भारत पाकिस्तान के साथ यदि कोई सीरीज होता है तो उसे आप कह सकते हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ खेल शुरू हो गया, लेकिन आप बताइए, नहीं बता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि कोई खेल हो रहा है और उसमें पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो भारत केवल इस कारण से कि पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर रहा तो हम वहां से चले आए। अच्छा, यूएनओ का सदस्य तो पाकिस्तान भी है, तो क्या भारत यूएनओ से निकल के चला आएगा क्या कि ना यूएनओ का सदस्य तो पाकिस्तान भी है, उसके भी प्रधानमंत्री वहां बैठेंगे तो मैं चला आता हूं? ऐसा नहीं हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी समितियां होती हैं, जो भी एक्टिविटीज होती हैं, उसमें आप अपना उसको धूल चटा दीजिए, और वो तो हमारे खिलाड़ियों ने किया। तो ये सच है कि इस खेल में ये जो टूर्नामेंट हुआ इसमें पाकिस्तान भी था और परिस्थिति के कारण भारत को खेलना भी पड़ा, लेकिन जब खेल खेला गया तो पाकिस्तान को धूल भी चटाई गई, और धूल चटाने के बाद हमारे भारत के खिलाड़ियों ने, पाकिस्तान के खिलाड़ी ताकते रह गए और हमारे भारत के खिलाड़ियों ने उससे हाथ तक नहीं मिलाया। उनके प्रति कितनी घृणा है, कितना गुस्सा है, ये हमारे खिलाड़ियों ने दिखा दिया। हाथ नहीं मिलाया था सूर्या ने। तो कहीं ना कहीं ये तो ठीक ही है। और लास्ट और अंतिम आपसे एक सवाल पूछेंगे कि क्या हिंदी भाषी को लेकर के क्या बंगाल में हिंदी भाषी जो नेताएं हैं हाशिए पे है क्या? देखिए कोई पोस्ट नहीं मिलता, कोई मंत्री नहीं है बंगाल में? नहीं है, मनोज तिवारी है मंत्री, मनोज तिवारी मंत्री हैं, ठीक है, लेकिन संख्या जैसे एक मुस्लिम समुदाय के लोग देखेंगे काफी मंत्री हैं। देखिए मैं ऐसा मानता हूं कि बीजेपी गवर्नमेंट भी आएगी तो कहीं ऐसा नहीं हो। मैं ऐसा मानता हूं कि
कौन मंत्री रहे कौन मंत्री नहीं रहे, कौन विधायक बने कौन विधायक नहीं बने, इसका मापदंड उस व्यक्ति की योग्यता होनी चाहिए, समाज के प्रति उसकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। अब बताइए कि ये तो चुनाव जब जितना नजदीक आते जाएगा, अब जब चुनाव आएगा नजदीक तो देखेंगे आप तृणमूल कांग्रेस को लिट्टी अच्छा लगने लगेगा। जब साल भर एक संगठन के माध्यम से तृणमूल कांग्रेस ने एक संगठन बनाकर रखा है हिंदी भाषियों को गाली देने के लिए, बहुत सी ऐसे बातें होती है जो एक राजनीतिक दल डायरेक्ट अपने मुंह से नहीं कर सकते, तो वो कहने के लिए गाली देने के लिए एक अलग से संगठन बनाकर रखा है। उनका काम ही है सुबह से शाम तक हिंदी भाषियों को गाली देना। उसके बाद भी हिंदी भाषी को समाप्त कर पाए क्या? इसलिए नहीं कर पाए कि गाली देने वालों की संख्या से बहुत ज्यादा संख्या में बांग्ला भाषी यहाँ ऐसे हैं जो हिंदी भाषियों को प्यार भी करते हैं। नेता हाशिए पे नहीं है, नहीं, बिल्कुल हाशिए पर नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी नेता को भाषा के आधार पर उसकी योग्यता को नहीं मापती है, वो कितना योग्य है, समाज के प्रति उसका क्या अवदान है, समाज के बारे में क्या सोच रखता है, ये पैरामीटर होता है। वो हिंदी भाषी भी हो सकता है, बांग्ला भाषी भी हो सकता है, वो संथाली भी हो सकता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस जब वोट आता है तो हिंदी भाषी संग दीदी, जब वोट पार हो जाता है तो फिर उस संगठन से हिंदी भाषियों को गाली दिलाना। फिर अब वोट आ गया है, देखिए छठ के बारे में चर्चा आरंभ हो जाएगी कि छठ में हम ये करेंगे वो करेंगे, अब लिट्टी अच्छा लगने लगेगा, दही चूड़ा अच्छा लगने लगेगा। और जब यही चुनाव समाप्त हो जाएगा तो उसी लिट्टी में से इन्हें बदबू आने लगेगी, उसी दही चूड़ा को सड़ा हुआ खाना कहेंगे, उसी छठ त्योहार को कहेंगे कि इससे गंदगी फैलता है। तो इनका अपना स्टैंड रहता है, चुनाव के समय एक चेहरा और चुनाव के बाद एक दूसरा चेहरा। सुब्रत मुखर्जी कलकत्ता के जब मेयर थे तो उस समय एक बहुत पुरानी बात है, तो एक बात आई थी, गंगा सागर जो अपना मेला लगता है तो सारे लोग आते हैं, गंदा करके निकल जाते हैं, जो काफ़ी इसके लिए उन्हें क्षमा भी मांगना पड़ा था। तो ऐसा माहौल तो अभी फिलहाल देखिए त्योहार है, इसमें तो खुश होना चाहिए ना। हमारे समाज में ऐसे मान्यता रही है कि अतिथि देवो भव। तो यदि ऐसी भौगोलिक स्थिति के कारण गंगा सागर, तो ऐसा नहीं है कि हिंदी भाषी लोगों ने यहाँ पर गंगा सागर को यहाँ पर भेज दिया, ऐसा नहीं है। भौगोलिक स्थिति के कारण गंगा सागर का यदि धार्मिक कुछ महत्व है और उस महत्व के कारण यदि लाखों लोग हर साल यहाँ पर आते हैं तो उन लोगों का सम्मान होना चाहिए। देखिए यहाँ तो केवल एक महीने के लिए आते हैं, आप चले जाइए बगल झारखंड में चले जाइए, देवघर बाबा धाम चले जाइए। बाबा धाम में क्या अन्य राज्यों से लोग नहीं आते? आज तक आपने सुना है, आज तक कभी आपने सुना है झारखंड के किसी व्यक्ति को कहते हुए? वो खुश होते हैं कि अब आएंगे तो हमारा पेड़ा बिकेगा, आएंगे तो हमारा प्रसाद बिकेगा। यहाँ कि सरकार को अपनी सोच को बदलना चाहिए। और जब गंगा सागर में जब भारत दूसरे राज्यों से जब आते हैं लोग पुण्यार्थी, तो कैसे इसे क्या कहूं पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित किया जाए जिससे कि बंगाल की इकोनॉमी को इससे लाभ हो। इस सोच के साथ ही कुंभ का मेला हुआ, बताइए तो कुंभ के मेले में इतने लोग गए, सारी दुनिया से लोग आए और इसका लाभ वहां के उत्तर प्रदेश सरकार को मिला, वहां की इकोनॉमी को मिला। वहां पर जो कुंभ के मेले जिन लोगों ने दुकानदारी की उनसे जाकर पूछिए कि आप इंतजार करते हैं कि कब कुंभ आए और हम करोड़पति बन जाए। तो उस दृष्टिकोण से बंगाल की सरकार को भी अब सोचना चाहिए। छठ आने वाला है तो छठ दौरान अभी हाल में 4-5 साल ही हुए, छठ पूजा के दौरान सारे छठ व्रती मैंने घाटों में भी जाते थे और तालाबों में भी जाते थे। तो कहीं नहीं सौंदर्यीकरण के नाम पर कई तालाब में छठ पूजा बैन कर दिएगा, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? जब आप देखिए कोर्ट की भी राय थी, जब कोर्ट के बाहर बाद में देखिए जैसे सुभाष सरोवर हुआ, देखिए जहाँ पर छठ पूजा एकदम प्राकृतिक चीजें रहती हैं, उसमें दिया रहता है। मैं सोचता हूँ कि इस पर एक एक्सपर्ट कमेटी बनानी चाहिए और एक्सपर्ट कमेटी को इसका अनुसंधान करना चाहिए कि छठ में जो भी उपादान प्रयोग करते हैं, वो अक्षत हो, तेल हो, घी हो, इससे सही में क्या परिवेश पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? यदि प्रतिकूल प्रभाव पड़े तो फिर उसमें समायोजन होना चाहिए। और यदि प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, केवल दूसरे एक भाषा के लोगों को यह दिखाने के लिए कि मैंने इसे रोक दिया, ये यदि किया जा रहा है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ आखिर गंगा के घाटों में तो जा ही रहे हैं। मैं यही करता हूं कि और छठ के समय आप छठ व्रत को रोक रहे हैं और साल भर फिर वहां गंदगी हो रही है, साल भर। तो ये कहीं ना कहीं हाँ, साल भर यदि उसको साफ सफाई का प्रयास यदि होते रहता सरकार से, तब लोगों को अच्छा को लगता कि नहीं ये तो केवल छठ के लिए नहीं, साल भर यहाँ पर कुछ गंदगी नहीं फैलाने दी जा रही है। और छठ के
समय भी नियम को नहीं बदला गया, लेकिन आप केवल छठ के समय ऐसा नियम लाएंगे और साल भर वहां खुली छूट रहेगी, तो फिर लगेगा कि ये सिद्धांत राजनीतिक है।